नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका चुनावी क्लास में। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए राजनेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना कोई नई बात तो नहीं है। कई बार तो सत्ता के लालच में हमारे जनप्रतिनिधि अवसरवाद की सारी सीमाओं को लांघ जाते हैं, अपनी पार्टी से एकदम विरोधी राजनीतिक दल वाली पार्टी के पाले में चले जाते हैं, वो भी आसानी से। जनप्रतिनिधियों के दल बदलने से सरकारों की स्थिरता प्रभावित होती है, यहाँ तक कि सरकार गिरने की स्थितियां भी बनती हैं। महाराष्ट्र में हुए हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के बाद एक बार फिर से दल बदल विरोधी कानून बहस के केंद्र में। तो आज की चुनावी क्लास में आइए समझते हैं कि यह कानून क्यों लाया गया और किसी विधायक या सांसद पर कब लागू हो सकता है। तो क्यों लाया गया दल बदल विरोधी कानून? प्रश्न यह है तो उत्तर यह है कि 1970 के दशक में भारतीय राजनीति में आया राम गया राम की राजनीति खूब चलन में थी। इस कारण से यह महसूस किया जाने लगा कि राजनीतिक दलों द्वारा अपने सामूहिक जनादेश की अनदेखी की जाने लगी है। विधायकों की खरीद फरोख्त और जोड़ तोड़ से सरकारें बनने और बिगड़ने लगी हैं। इस स्थिति ने राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता ला दी। 1967 में हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने 15 दिन में 3 बार पार्टी बदली, जिसके बाद वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया, ताकि अपनी सुविधा के हिसाब से पार्टी बदलने वाले विधायकों और सांसदों पर लगाम लगाई जा सके। इससे पहले दल बदल के विरुद्ध कोई कानून नहीं था। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून शामिल है और संशोधन के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया है। इस कानून में बताया गया कि दल बदल के कारण सदस्यों की सदस्यता भी समाप्त हो सकती है। दल बदल विरोधी कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में दल बदल की कुप्रथा को समाप्त करना था। दल बदल कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। कब लागू होता है यह कानून? वो जनप्रतिनिधि किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, सदन में व्हिप के द्वारा पार्टी लाइन के विरुद्ध वोट करता है या फिर सदन में पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करता है। इन स्थितियों में दल बदल विरोधी कानून के तहत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा जब कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, कानूनी तौर पर सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों को अयोग्य करार देने का निर्णय लेने की शक्ति है। हालांकि दल बदल विरोधी कानून के अपवाद भी हैं। कानून में कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों का उल्लेख है जिनमें जनप्रतिनिधि दल बदल पर भी अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकेगा। दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि उसके कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हों। ऐसे में न तो दल बदल रहे सदस्यों पर कानून लागू होगा और न ही राजनीतिक दल पर। इसके अलावा सदन का अध्यक्ष बनने वाले सदस्य को इस कानून से छूट प्राप्त है। दल बदल विरोधी कानून ने राजनीतिक दल के सदस्यों को दल बदलने से रोककर सरकार को स्थिरता प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1985 से पहले कई बार ये देखा गया कि राजनेता अपने लाभ के लिए सत्ताधारी दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल होकर सरकार बना लेते थे, जिसके कारण जल्द ही सरकार गिरने की संभावना बनी रहती थी। इसका असर आम लोगों के लिए बनाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ता था। दल बदल विरोधी कानून ने सत्ताधारी राजनीतिक दल को अपनी सत्ता की स्थिरता के बजाय विकास संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही पैसे या पद के लालच में होने वाली अवसरवादी राजनीति पर लगाम लगाई है। अब बात महाराष्ट्र के हालिया घटनाक्रम की आइए कर लेते हैं। महाराष्ट्र में अजीत पवार शरद पवार का साथ छोड़कर अपने कई विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। अजीत पवार का दावा है कि उन्होंने एनसीपी नहीं तोड़ी है, बल्कि एनसीपी ही शिंदे सरकार में शामिल हुई है, यानी अजीत पवार शरद पवार से एनसीपी की विरासत छीनने की फिराक में है। अजीत पवार कैंप ने यह भी दावा किया कि एनसीपी के 40 विधायकों का समर्थन उनके साथ है। दल बदल संबंधी कानून के प्रावधानों को दरकिनार करने के लिए अजीत पवार को 36 विधायकों के समर्थन की दरकार होगी। यदि ऐसा हुआ तो अजीत पवार कैंप के विधायकों की सदस्यता बच जाएगी। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह संख्या 36 की अजीत पवार जुटा पाते हैं या नहीं। आज की चुनावी क्लास में बस इतना ही। चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी दिलचस्प खबर और विश्लेषण के लिए आप जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।